एवरीवन, वेलकम टू एईजे इलेक्ट्रिकल। और पिछले लेक्चर तक हमने सोलर सेल का वर्किंग देख लिया था। वर्किंग कुछ इस तरीके से था कि एक पीएन जंक्शन के ऊपर अगर फोटॉन्स गिरते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स बनते हैं, जनरेट होते हैं, वो एक्सेलरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सेलरेट करेगा और होल्स इस तरफ एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जमा हो जाएंगे इस कॉर्नर पर, और सारे के सारे होल्स इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये कहलाएगा पॉजिटिव, ये कहलाएगा नेगेटिव। और इस तरीके से दोनों पर अगर हम कोई वोल्टमीटर से चेक करेंगे वोल्टेज, तो यहां पता चलेगा कि भाई आपका ईएमएफ या वोल्टेज यहां पर बन चुका है। बाकी जब आप लोड यहाँ पे मेटेलिक स्ट्रिप से लगाकर लोड लगा दोगे, बल्ब लगा दो, दूसरी चीज लगा दो, कैलकुलेटर लगा दो, जो लगाओ, आपका करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो ये बेसिक वर्किंग थी, बढ़िया तरीके से हमने समझा। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कि भाई डायरेक्टली ये तो हमारा देखो डायग्राम है, बीच में कहीं लाइट चिरते हुए आ जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। इसको कहीं ना कहीं हमें धूप में रखना पड़ेगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा कि भाई जाके आपका क्या रहे, जो फोटोन है हमारे पास लेयर क्या है, देखो तीन चीजें हमारे पास, एक पी, दूसरा एन, और तीसरा है जंक्शन। अब दिक्कत इस बात की है कि जंक्शन जो है वो बीच में फंसा हुआ है, सैंडविच बन चुका है। तो हम अगर इसको ऐसे रखें या ऐसे रखें, तो आपका लॉजिक क्या बोलता है, अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हम चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एनर्जी मिले। ये जो फोटॉन्स की जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाए। और इलेक्ट्रॉन्स कहां से जंप होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप होगा। तो हम चाहेंगे कि जो एन लेयर है ये आपकी फ्रंट में रहे। फ्रंट में कहने को तो हम डिप्लीशन रीजन को रखना चाहते हैं कि सबसे ऊपर क्या रहे, डिप्लीशन रीजन, बट ऐसा हो सकता नहीं है ना। ये तो मजबूरी है कि भाई डिप्लीशन रीजन बीच में ही आएगा। चलिए देखें, उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई यहां पर कंस्ट्रक्शन में पहले देखा कि नॉर्मल पीएन जंक्शन किस तरीके से है, कि हमने ऊपर की साइड में एन रखा, नीचे की साइड में पी रखा, और ये आपका डिप्लीशन रीजन है। तो यहां पर आपकी फोटॉन्स की क्या है, ये आपके फोटॉन्स गिरेंगे, लाइट गिरेगी यहाँ पे, फोटॉन्स गिरेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर गिरेंगे, है ना। अब देखो दिक्कत इस बात की है कि मान लो आपके जो एन लेयर के ऊपर ही गिर जाती है और डिप्लीशन लेयर तक, ये जो फोटॉन्स है ये एन लेयर पे तो बहुत अच्छे से पहुंच रहे, बट डिप्लीशन रीजन कहीं बीच में फंसा हुआ है, तो डिप्लीशन लेयर तक आपके ज्यादा फोटॉन्स पहुंच ही नहीं रहे हैं, ज्यादा लाइट पहुंच ही नहीं रही है। तो अब क्या करें। अब ये भी नहीं हो सकता है कि जो डिप्लीशन रीजन है ऊपर आ जाए, नहीं, वो तो रहेगी पी और एन के बीच में, क्योंकि डिप्लीशन रीजन तो पी और एन के बीच में बन रही है ना। तो हम क्या करें इसकी जगह, हमने क्या किया, एक काम करते हैं, ठीक है भाई एन तो ऊपर रहेगा, ये बात तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो श्योरिटी है कि एन ऊपर ही रहना है, पी नीचे ही रहना है। तो एक काम करते हैं ना, जो ये विड्थ है, एन की जो विड्थ है इतनी मोटी जो दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा पतला बना दे, इसको थोड़ा पतला बना दे। पतला बना देंगे तो ज्यादा फोटॉन्स मिलेंगे कि नहीं जंक्शन पे। तो हमने जंक्शन पे, हमारे डिप्लीशन रीजन पे ज्यादा फोटॉन्स मिले, इस वजह से ऊपर की जो थीन, जो एन लेयर है, उसको हमने थीन बना दिया। क्या बना दिया, थीन बना दिया। और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन है, और ये हमारा सोलर सेल में जो पीएन जंक्शन यूज होता है वो होता है। इसमें आपका जो एन लेयर है उसको हमने क्या बना दिया, बहुत थीन बना दिया। उसका लॉजिक अब आपको समझ में आ गया। क्यों थीन बनाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स हमारे कहां पहुंच सके, डिप्लीशन रीजन में पहुंच सके। क्योंकि मेन गेम तो क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन इज द हार्ट ऑफ सोलर सेल। भाई डिप्लीशन रीजन से ही सारी चीज हो रही है, तो इसलिए डिप्लीशन रीजन को जितना नियर हो सकता है फोटॉन्स के उतना हम रखें, ताकि फोटॉन्स ज्यादा से ज्यादा आ सके यहाँ पे। क्लियर है। तो आज से ये चीज आपका क्लियर हो गया कि भाई कंस्ट्रक्शन में आपका जो एन लेयर ऊपर का वो काफी थीन रहता है और पी लेयर थोड़ा मोटा रहता है। चलो अब बात करते हैं मेटेलिक कांटेक्ट की, कि भाई यहां से जो जनरेट, मान लो वोल्टेज जनरेट हो चुका है आपका, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव अगर जनरेट हो गया है, अब यहां से जो लोड लगेगा, तो जो लोड लगेगा वो क्या है, मेटेलिक कांटेक्ट देना पड़ेगा अपने को। तो चलो मेटेलिक कांटेक्ट पे बात करते हैं। मेटेलिक कांटेक्ट पे तो देखिए हमारा सबसे पहला तो क्या है कि भाई सबसे पहले तो ये है कि भाई लार्ज एरिया का मेटेलिक कांटेक्ट बना दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी मेटेलिक कांटेक्ट बने उससे ज्यादा करंट पास करे। हम क्या चाहेंगे, भाई ज्यादा से ज्यादा करंट आपका क्या रहे, पास करे। करंट ज्यादा पास करेगा तो रेजिस्टेंस कम बनेगा, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। मतलब सरफेस एरिया अगर आपका ज्यादा रहेगा, थिक रहेगा, तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो हमने क्या किया, पहली शुरुआत में जो हमारे दिमाग में क्लिक किया कि भाई नीचे भी प्लेट लगा दो, एक मेटेलिक प्लेट, और ऊपर भी ये मेटेलिक प्लेट लगा दो। क्या ये मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक प्लेट क्या नाम है इसका, मेटेलिक प्लेट।
अब ये कर दिया भाई साहब अपन ने मेटेलिक प्लेट, है ना। अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि भाई करंट पास होने के लिए लेस रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस कम रखने के लिए हमने एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, नीचे भी प्लेट बिछा दी, ऊपर भी प्लेट बिछा दी। अब ये जो फोटोन आ रहे हैं भाई साहब, ये फोटोन बोल रहे हैं कि यार तुमने तो क्या कर दिया, इतना पूरा सरफेस एरिया कवर कर दिया कि मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही, पेनिट्रेट कहां करूं मैं। भाई तुम्हारे अंदर तो करंट तब आएगा जब मैं उसके अंदर डिप्लीशन रीजन तक तो जाने दो मुझे। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमें समझ आया कि भाई ये पूरा कवरेज तो गड़बड़ है। तो एक काम करते हैं, फिर हमने क्या किया, हाँ ये बात तो सही है, अब रेडिएशन की तरफ से अगर देखें तो हमने क्या किया फिर कि चलो आओ फोटॉन्स, ज्यादा से ज्यादा आप आ जाओ यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा आ जाओ। इसलिए आप इसके लिए क्या कर दिया हमने, एक थीन वायर कर दिया। हमने सोचा चलो करंट तो थीन वायर से भी चले जाएगा, एक पतला सा वायर लगा दिया, क्योंकि हमें तुरंत दिमाग में क्लिक किया, हमने ये तो सोच लिया कि करंट भाई साहब ज्यादा से ज्यादा पास हो जाएगा क्योंकि सारी सरफेस कर देंगे। बट ऑन दी अदर हैंड ये नहीं सोचा कि जो फोटॉन्स गिरेंगे उसके लिए तो जगह ही नहीं बच रही है। तो अब हमने क्या किया कि चलो फोटॉन्स को गिरने दो, फोटॉन्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए, फोटॉन्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए, इस वजह से हमने वायर को बहुत थीन बना दिया। अब थीन वायर बनाने से दिक्कत ये हुई कि भाई रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट आपका क्या होगा, कम पास करेगा, करंट कम पास करने लगा। ये भी दिक्कत है। तो हमने कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन जो फोटोन्स है वो भी अच्छे से आए और इधर करंट का फ्लो वो भी अच्छे से हो, इसके लिए बीच का सॉल्यूशन निकाला कि यार ये तो गड़बड़ मामला, एक काम करते हैं फिर ऐसा क्या लगाए दिमाग कि फोटोन्स भी अपने अपने तरीके से आता रहे और ये थीन की जगह थोड़ा सा थिक वायर बन जाए हमारा। इस वजह से हमने क्या किया, यहां पर फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस बनाए। क्या बनाए, फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस, कि हमने इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्शंस बना दी, एक सीधी लाइन और उस पे इस तरीके से फिंगर लाइन, छोटी 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 लाइंस बना दी, छोटी छोटी लाइंस बना दी हमने। इसको बोलते फिंगर लाइन प्रोजेक्शन, जो कि कॉम्बिनेशंस होते, सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस होते। अब देखो फोटॉन्स को क्या है, फोटॉन्स को तो जगह भी मिल पा रही है, फोटॉन्स को बीच बीच में जगह भी मिल दे रहे हम लोग, और बीच बीच में हमने क्या कर दिया, वायर को पूरा प्योर थिन नहीं करके थोड़ा सा ठीक बना दिया। मतलब कहीं ना कहीं डिजाइन, जब भी हम कोई चीज डिजाइन करते हैं तो हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है कि एक्सट्रीमिटीज पे चले जाएंगे। हमने क्या किया, करंट ज्यादा लेने के लिए तो फोटॉन्स ही नहीं आ रहे, ज्यादा फोटॉन्स कर रहेंगे तो फिर करंट में दिक्कत है, तो हमने इसका बीच का सॉल्यूशन निकाला और ये फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस लिए अपन ने, ताकि नीचे रखो, नीचे तो पूरा का पूरा प्लेट बिछा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे तो फोटॉन्स आ नहीं रहे, फोटॉन्स कहां से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। तो हमने ऊपर वाले में क्या किया, फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस दे दिए। ये देखने को मिलता है, मैं चाहूं तो एक डायग्राम आपको बताता हूं। देखो एक डायग्राम, अगर देखो फिंगर लाइन प्रोजेक्शन का एक डायग्राम इधर बताता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ। देखो अभी अपन ने पिछले क्लास में भी एक डायग्राम देखा है, देखना है। ये जब आप जूम करोगे ना, जूम करोगे इसको, अभी आप पता नहीं मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत बहुत छोटे इसके अंदर है ना, बहुत छोटे छोटे लाइंस होती है, ब्राउन कलर की लाइंस देखने को मिलती है इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। आपके यहाँ किसी के यहाँ सोलर पैनल हो तो उसको बहुत बारीकी से देखना, गूगल पे भी सर्च करके देख लेना, बहुत ब्राउन कलर की छोटी 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 छोटी, ब्राउन मतलब कॉपर की, भाई कंडक्टर है ना, करंट पास करेगा, तो बहुत छोटी 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 ऐसे लाइन स्ट्रक्चर रहेंगे आपको इसके अंदर, बहुत उससे देखोगे जालीनुमा स्ट्रक्चर रहेगा, जालीनुमा, फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस बोलते, क्या बोलते हैं इनको टेक्निकली, फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं छोटा करके इधर कर देता हूँ, फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस आया समझ में। तो इस तरीके से ये रहा अब हमारा परफेक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, कि मेटेलिक कांटेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, फिंगर लाइन प्रोजेक्शन जैसा होना चाहिए। मजा आया कि नहीं पूरी स्टोरी में, बहुत मजा के देखे, डायरेक्टली आप रटोगे चीजों को तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा समझ के करोगे तो चीजें बहुत मेमोरी में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग इज लॉजिकल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े अगर हम लोग, क्या मटेरियल कौन सा, अब देखो इसका जो मटेरियल है वो कौन सा ले, अब वन वर्ड में तो आप बोल दोगे सर सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, है ना। तो पहले देखेंगे भाई सिलिकॉन क्यों चूज कर रहे हैं अपन आखिर, तो इसका जो बनेगा, जो सोलर सेल बनेगा उसका मटेरियल कौन सा होना चाहिए, उसके ऊपर अपन बात करते हैं, है ना, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, चलो तो मटेरियल पे बात करते हैं, मटेरियल ऑफ सोलर सेल का मटेरियल क्या होना चाहिए। देखिए समझते हैं, टेक्निकल तरीके से समझते हैं, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में होता है बैंड गैप। ये क्या होता है, बैंड गैप। तो अब आपके जो सन से जो फोटोन निकल रहे हैं, जो आपकी एनर्जी, लाइट एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, फोटोन्स के फॉर्म में जो फोटोन एनर्जी आ रही है वो इतनी हो, वो इतनी हो कि इस बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच में जो बैंड गैप है, इस बैंड गैप से
ये फोटोन की एनर्जी अगर ज्यादा हुई तभी ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कंडक्शन बैंड में ले जा पाएगा। एक बार और सुनना कि फोटोन की जो एनर्जी है अप्रोक्सीमेटली होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा आपका किसमें, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा। ठीक है, तभी आपकी जो फोटॉन्स की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर पाएगा और फिर ये एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेके जंप करेगा कंडक्शन बैंड में। क्लियर है, तभी ये आपका जो जंप करेगा वहां पर तभी पॉसिबल है कि आपका करंट फ्लो करेगा या आपका फोटोवोल्टेइक इफेक्ट शो होगा। अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं रही सर तो क्या होगा, सफिशिएंट नहीं रही तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी अगर नहीं इसके पास में, भाई सफिशिएंट एनर्जी इसको नहीं है कि इस गैप को क्रॉस कर पाए, तो आपके फोटॉन्स डायरेक्ट क्रॉस हो जाएंगे, वहीं के में इलेक्ट्रॉन रखा है, कहीं नहीं जंप, कहीं नहीं जाएगा, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्लियर है, चलो अब इस मामले में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें पता चलता है अलग अलग मटेरियल के पहले बैंड गैप देखें तो हमें देखा जर्मेनियम का कितना है, ये सिलिकॉन का इतना, गैलियम आर्सेनाइड का कितना है 1.4, गैलियम फॉस्फाइड का कितना है 2.3 और गैलियम नाइट्राइड का कितना है 3.4। तो ये अलग अलग सेमीकंडक्टर हमारे मटेरियल्स हम लोगों ने लिए। अब देखते हैं, समझते हैं एक एग्जांपल से, समझना ध्यान से। अब अगर आपको बोलो कि भाई इनमें से कौन सा होगा डायरेक्टली, तो यहां गलत टिक कर सकते हो, ये संभावना बहुत ज्यादा है। अब समझते ध्यान से, चलो मान लो अपन एक एग्जांपल लिया कि बैंड गैप आपका 3 है, कितना है 3 है बैंड गैप, तो यहां फोटॉन्स की एनर्जी है कितनी है इसकी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कम है ना, 3 तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत कम है। तो इसमें इस फोटॉन्स में सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को जम करवा पाए, इस वजह से यहां पर नो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, नो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, वोल्टाइक इफेक्ट, कोई फोटोवोल्टाइक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका जंप नहीं करेगा। इसका मतलब है कि देखो बैंड गैप क्या है, अब देखो तो 3 से ज्यादा मतलब 1.5 से ज्यादा कौन कौन है, 1.5 से ज्यादा हमारे कौन कौन से मिल रहे हैं हमें 1.5 से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा इसका मतलब 2.3, 2.3 और 2.3 और 3.4, ये तो काम के नहीं है, ये दो मटेरियल तो काम के नहीं है। ऊपर वाले कैसे काम के वो समझते हैं, इनमें से कौन सा चूज करें, तो दो तो अपने एलिमिनेट कर दी, पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे दो अपने मटेरियल एलिमिनेट हो गए। चलो उसके बाद क्या हुआ समझना ध्यान से, यहां अपन ने बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली बराबर किसके लिए, जस्ट इक्वल टू 1.5 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, तो फोटॉन्स का जो एनर्जी है वो जस्ट बैंड गैप के बराबर है, जस्ट बैंड गैप के बराबर है। तो मिल गई सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, तो ये क्या होगा जंप करेगा, ये होगा जंप, जंप करके जंप करेगा, जंप, और जंप करने के बाद क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बैंड गैप के एग्जैक्ट लगभग लगभग बराबर है अप्रोक्सीमेटली एकदम बाउंड्री पे, इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल यहां पे रहेगा, कहां पे रहेगा, बिल्कुल ये यहां पे रहने वाला है, बिल्कुल लोअर लोअर बैंड पे, लोअर एनर्जी लेवल पे, लोअर एनर्जी लेवल पे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जस्ट आपके उतनी ही बैंड गैप और जितनी ही एनर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां पर कितनी बैंड गैप की जो बैंड गैप है वो कितना है 1 है, 1 है, तो यहां पर तो देखो भाई इसके रिस्पेक्ट में देखें तो फोटॉन्स तो खुश हो जाएगा कि वाओ हमारे पास तो अब बताता हूं एनर्जी तो मेरे पास, अभी तो बराबर का मामला था तो यही था, इसने बोला कि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.5 अगर है और बैंड गैप तो कितना है 1 ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन खुश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खुश होके खुशी के मारे, ज्यादा खुशी भी क्या होती है खतरनाक हो जाती है, समझते हैं कैसे खतरनाक हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन खुश हो जाएगा कि वाओ मुझे तो, मैं एब्जॉर्ब करूंगा पूरी की पूरी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और 1 तो बहुत ही डिस्टेंस कम है, मैं तो एक्सेलरेट कर जाऊंगा, हाई स्पीड से एक्सेलरेट करूंगा, तो ये जंप तो करता है बट इस जंप करने में खुशी के मारे ये आगे निकल जाएगा, बिल्कुल आगे निकल जाएगा, तो ये यहां पहुंच जाता है, यहां पे पहुंच जाता है। अब यहां पहुंचने के बाद है ना, ऑब्वियस ही बात है भाई कि हम ये बोलेंगे, मतलब ये मान के चलो कि एनर्जी वही है, यहां पे पहुंच गया थोड़ी देर के लिए ना, सेम सेम लेवल पे, सेम लेवल पे, क्योंकि भाई एनर्जी तो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पर भी एब्जॉर्ब 1.5 ही कर रहा है, बट यहां पर ये बैंड गैप ज्यादा था इस वजह से ये बिल्कुल लोअर एनर्जी लेवल पे खड़ा है,
बैंड गैप ज्यादा होने की वजह से। बट यहाँ बैंड गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएगा। एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो हमेशा एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की या किसी की भी, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर टू लोअर वापस रिलीज करेगा। तो यहां तक तो पहुंच गया, इसने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये एक्सेलरेट हुआ और ये हायर एनर्जी लेवल पे चले गया। बट उसके बाद क्या करता है, थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचने के बाद वापस एनर्जी रिलीज करके वो, उसकी टेंडेंसी होती है कि लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। और यहां पर ये एक पाथ फॉलो करेगा, समझते हैं उस पाथ का। ये पाथ फॉलो करते 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 कहां जाएगा, ये वापस अपना लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है इस केस में, कि जब यहां से हायर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही, क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट। तो आपकी कुछ लाइट एनर्जी कहां पे चले जा रही है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रही है। कुछ लाइट एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में चली जा रही है। तो ये तो लॉस हो गया एक तरीके का भाई, ये तो क्या हो गया, लॉस हो गया, कि भाई हमारी कुछ लाइट एनर्जी काम ही नहीं आ रही, वो हीट के फॉर्मेट में अलग चले गई। और हीट तो दुश्मन है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहां पर ये वाला जो बैंड गैप था ना, ये थोड़ा सा डेंजरस था। तो हम लोअर, जो ज्यादा लोअर बैंड है ना, देखना बैंड गैप जिसका बहुत ज्यादा कम है उसको भी हम प्रिफर नहीं करते। उसको क्या है, उसको अगर प्रिफर कर लेंगे, उसको अगर ले लेंगे तो भाई जंप तो कर रहा है बट वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा खुशी मिल जा रही है, ज्यादा खुशी मिल जा रही है। और एनर्जी में संतुलन जरूरी है, एनर्जी में क्या होता है, संतुलन जरूरी है। तो यहां फोटोन की ज्यादा एनर्जी लेके ज्यादा हायर लेवल पे चले जाता है, तो फिर जब उसको वापस लोअर लेवल पे आता है, क्योंकि टेंडेंसी होती है, तो यहां पर हीट लॉस हो जाता है। इस वजह से हम जो ज्यादा बैंड गैप कम है उसको भी प्रिफर नहीं करेंगे, 0.7 को भी प्रिफर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ज्यादा बैंड गैप भी प्रिफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं हो पा रही है, कि वहां तो बिल्कुल फोटोवोल्टाइक इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। बट जिसमें कम बैंड गैप है वहां ज्यादा फोटोवोल्टाइक इफेक्ट होकर वो तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करके फिर लोअर लेवल पे आएगा, तो हीट चली जाएगी, वो भी अपने को नहीं चाहिए। तो बच्चे दो मेटल। अब देखो, आपको मैं बोलूंगा कॉमन सेंस लगाओ, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड में सबसे बेस्ट क्या होगा। सर सबसे बेस्ट तो ये होगा कि जो जस्ट यहां लोअर एनर्जी पे ही चले जाए, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाएगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, ये तो बात पता चल गई अपने को। तो इसका मतलब है कि जो 1.5 से, एक तो 1.5 से जिसका बैंड गैप देखो 1.5 एनर्जी लेवल है, तो इसका आपका जो बैंड गैप है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ज्यादा होना चाहिए। बट वो क्लोज टू 1.5 के आसपास रहे, क्लोज टू 1.5 के आसपास रहे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फिर हायर लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां जाएगा तो वापस लोअर पे आने में हीट जनरेट होगी। तो इसका मतलब है कि बेस्ट जो हमें दिख रहा है वो 1.5 के जो नजदीक है, 1.5 के जो नजदीक है वो कौन सा है, 1.4 बेस्ट। कि आपकी जो 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.5 ग्रेटर है आपके बैंड गैप से, है ना, 1.5 एनर्जी, फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल जस्ट अगर उसके आसपास रही तो बेस्ट मटेरियल होगा। तो ये आपका कोई पूछे कि भाई सोलर सेल बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, गैलियम आर्सेनाइड। क्या बोलोगे, गैलियम आर्सेनाइड। बट दिक्कत इस बात की है कि सिर्फ बेस्ट होने से क्या होता है सर, बेस्ट तो बहुत होती है चीजें, बट उसके साथ में पैसा कितना लग रहा है ये भी मैटर करता है। तो ये मटेरियल बेस्ट तो है, एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, तो भी ये क्या है, कॉस्टली है। क्या है, कॉस्टली है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा महंगा आता है। तो हमने देखा कि चलो उसके आसपास कौन सा है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन हमारे पास क्या है, अबंडेंट में अवेलेबल है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम होती है। हाँ ये बात है कि भाई इफिशिएंसी इसकी डाउन होगी कंपेयर टू गैलियम आर्सेनाइड। लेस इफिशिएंट होने के बावजूद, सिलिकॉन को ही हम ज्यादातर मटेरियल में यूज करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। आया समझ में पूरा डिस्कशन। तो आपसे कोई पूछे कि बेस्ट सिलिकॉन सोलर सेल का बेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो आप क्या बोले, गैलियम आर्सेनाइड। कौन सा, पूरा का पूरा मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट कर पाओ। और कोई बोले कि चलो ठीक है, थोड़ा सा लेस इफेक्टिव चलेगा बट कॉस्ट बढ़िया कम रहे, जिसकी लेस कॉस्ट रहे जिसकी रहे, तो फिर सिलिकॉन। तो जनरली हम लोग सिलिकॉन को चूज करते हैं,
चाहे वो लेस इफिशियंट है तो भी उसी को चूज करते हैं ताकि हम कॉस्ट कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा पैनल बना पाए। क्लियर है? तो आप समझ में आया। तो सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, तो इन दोनों मटेरियल को अपन ऑप्शंस में डिपेंड करे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग टिक करेंगे। तो ये दो मटेरियल को अपन सिलेक्ट करने वाले हैं अपने सोलर सेल के मटेरियल के लिए। मजा आया? चलो नेक्स्ट डिस्कशन। तो ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है अभी तक का वो मैंने यहाँ पर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में लिख दिया ताकि आपको अब समझ में आएगी सारी चीजें। देखो डेफिनेशन पढ़ो। अ सोलर सेल आल्सो कॉल्ड अ फोटोवोल्टाइक सेल इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो सेकंड प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क ऑन द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट जनरेशन ऑफ ईएमएफ व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मटेरियल। उसके बाद मोस्ट मटेरियल क्या है? मोस्ट कॉमनली मेड सिलिकॉन। देखो है ना, सिलिकॉन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ना, बाकी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ट है। अ सेमीकंडक्टर डॉप्ड फ्रॉम अ पीएन जंक्शन डायोड। बेसिक यूनिट क्या है? सिंगल सोलर सेल इज द बेसिक यूनिट। सेवरल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस में जाएगा, है ना। हमें अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिएगा, अभी मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन सेल्स का कॉम्बिनेशन कि सीरीज में जाएगा तो वोल्टेज ज्यादा, पैरेलल में जाएगा तो करंट ज्यादा। ठीक है, तो ये मॉड्यूल पैनल सेवरल मॉड्यूल्स फ्रॉम अ सोलर अरे। टिपिकल आउटपुट क्या है? सिंगल सिलिकॉन सेल प्रोड्यूसेस, सिलिकॉन सेल कितना प्रोड्यूस करता है? 0.5 से लगा के 0.6 वोल्ट के बीच का एक सिंगल सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स पैरेलल में लगते जाएंगे 0.5 0.5 0.5, तो वोल्टेज ज्यादा होते जाएगा। पैरेलल में लगा देंगे तो करंट रेटिंग ज्यादा होती जाएगी। और करंट रेटिंग किस पे डिपेंड करेगी? ये ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, मतलब ओपन सर्किट जब लोड नहीं लगा है। एंड अ करंट डिपेंडिंग ऑन द सेल एरिया एंड सनलाइट इंटेंसिटी। सेल का कितना एरिया है, कितना बड़ा है, और इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, उस बात पे डिपेंड करेगा करंट कितना प्रोड्यूस करेगा और लोड कैसा कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे टॉप मेटल ग्रिड में भी आपको डायग्राम भी बता दूंगा, है ना। डायग्राम ये डायग्राम है आपका, है ना। यहाँ पे देखो थीन हम लोगों ने, ये फ्रंट मेटल कॉन्टेक्ट है एन एन टाइप का थीन यहाँ पे लिख रखा है। डिप्लीशन रीजन, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन, पी इंजेक्शन, पी ये थिक है ना, ब्लैक मेटल कॉन्टेक्ट। तो इन सब के बारे में यहाँ पे, और देखो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करते हैं ताकि आपकी रिफ्लेक्शंस ज्यादा मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब हो, रिफ्लेक्शन कम से कम हो, इस वजह से कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, और ऊपर से काई से ढका रहता है? ग्लास से। जो अपना टफन ग्लास होता है उससे हम लोग उसको कवर कर देते ताकि आपके डस्ट वगैरह पार्टिकल्स या उसको साफ करने में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट लिखे। टॉप मेटल ग्रिड क्या है? फ्रंट कॉन्टेक्ट, दिस मेटेलिक फिंगर लाइक, देखो फिंगर लाइक है ना, फिंगर लाइक कॉन्टेक्ट्स ऑन द टॉप सरफेस दैट कलेक्ट करंट व्हाइल अलाउइंग मैक्सिमम सनलाइट टू पास थ्रू। ठीक है, अब देखो थ्योरी पढ़ोगे मजा आएगा क्योंकि सारी चीज समझ चुके हो आप। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग क्या है? एआरसी, अ थीन कोटिंग सिलिकॉन नाइट्राइट या टाइटेनियम डाइऑक्साइड अप्लाइड ऑन द टॉप टू मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन लॉसेस एंड इंक्रीज लाइट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या है? एन लेयर थिन होती है और टॉप पे होती है। सिलिकॉन डॉप्ड विथ, देखो यहाँ पे कौन सी इंप्योरिटी होती है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जो कि फास्फोरस की होती है, गिविंग एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पीएन जंक्शन फॉर्म बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप लेयर्स। डिप्लीशन रीजन विथ अ बिल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड हियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। पी टाइप लेयर क्या है? थिक होती है और बॉटम में लगती है वो। सिलिकॉन डॉप्ड विथ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, वो पेंटावेलेंट था, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो कि बोरोन से करते हैं, गिविंग एक्सेस होल। समझ में आया? तो ये मटेरियल भी मैंने इंप्योरिटी कौन सी डलती? पेंटावेलेंट, और यहाँ पे ट्राइवेलेंट, ये फास्फोरस की, ये बोरोन की। उसके बाद बैक कॉन्टेक्ट, अ फुल मेटेलिक लेयर नीचे की साइड में, यूजुअली एल्यूमिनियम एट द बॉटम कलेक्टिंग करंट फ्रॉम द पी साइड। फिर यहाँ पर ग्लास कवर, ये ईवीए इथिलीन विनाइल एसीटेट, इसका नाम है, शीट लगती है एंड टेम्पर्ड ग्लास लगता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मॉइस्चर डस्ट एंड वेदर इन अ फिनिश्ड, आप जो पूरी उसकी फिनिशिंग रहेगी वो अच्छा रहेगा, फिनिश्ड मॉडल। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपको पूरा लेयर वाइज लेयर बता रखा है। क्लियर है? आया मजा? ठीक है, उसके बाद वर्किंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी एक एक लाइन पढ़ लो। देखो फोटोन एब्जॉर्प्शन, व्हेन अ सनलाइट स्ट्राइक्स द सेल, फोटॉन्स विद एनर्जी ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर बैंड गैप, है ना। सेमीकंडक्टर की बैंड गैप कितनी होती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन आर एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, भाई आपका जब फोटोन्स आएगा तो एब्जॉर्प्शन फोटोन एनर्जी एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट होंगे, क्रिएटिंग होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर नियर दी जंक्शन के नियर इलेक्ट्रॉन। ये सारी थ्योरी अब बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि सारी चीज आप एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ठीक है, चार्ज सेपरेशन, फिर ये मूव करते हुए कॉर्नर पे चले जाएगा, पूरा लाइन पढ़ लेना।
है ना। देखो बिल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पीएन जंक्शन सेपरेट्स दिस पेयर्स इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द एन साइड, होल्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पी साइड। उसके बाद क्या है, वोल्टेज जनरेशन। दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी। मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि उधर की साइड में लाइट लगी है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, इसलिए मैं टुकड़ों में पढ़ पा रहा हूं। करंट फ्लो क्या है, व्हेन अ एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस द फ्रंट एंड बैक कॉन्टैक्ट द सेपरेटेड चार्ज फ्लो एज अ करंट द शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। अभी ये देखो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। स्केलिंग अप, भाई हमें अगर उसकी रेटिंग बढ़ानी है तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे, है ना। तो वो हमारे प्रैक्टिकल पावर लेवल डिपेंड करेगा कौन सा है, वोल्टेज कितने पावर का चाहिए उसे अकॉर्डिंग अपन वोल्टेज और करंट रेटिंग बढ़ा देंगे। क्लियर है। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन डायरेक्टली नहीं पढ़ के अपन पहले उसका एक्चुअल अंदर का समझेंगे पूरा वर्किंग, उसके बाद ये डायरेक्टली मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में मजा आया आपको, तो हमने मटेरियल पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, अगले लेक्चर में हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।